अपन आज पढ़ेंगे बिंदु स्त्रावण क्रिया। बिंदु स्त्रावण, बिंदु स्त्रावण रोटेशन क्रिया है। बिंदु स्त्रावण क्रिया है, एक्चुअल में ये लाभकारी क्रिया होती है। इसमें आपने देखते हैं अपन सुबह सुबह कभी कभी घूमने जाते हैं, पब्लिक बार या कहीं घूमने जाते हैं तो अपने पैर होते हैं वो घास के संपर्क में आते हैं तो पैरों के पानी की बूंदें लग जाती है, पैर गीले गीले हो जाते हैं। गाँवों के अंदर भी क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं सर्दियों का मौसम आता है, उससे पहले अक्टूबर नवंबर में पत्तियों की बूंदों पर पत्तियां होती है, उस पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं, हाँ, तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे बिंदु स्त्रावण की। अब बिंदु स्त्रावण का मतलब होता है जीवित पौधों की पत्तियों, जीवित पौधों की पत्तियों के जल रंध्रों से, जीवित पौधों की पत्तियों के जल रंध्रों से जल का बूंदों के रूप में निष्कासन होता है। निष्कासन होना बिंदु स्त्रावण कहलाता है। तो बिंदु स्त्रावण है क्या? ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों के किनारों पर क्या होती हैं, ऐसे जल रंध्र होते हैं। इन जल रंध्रों से जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। जीवित पौधों की ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ये किनारे पर क्या है, जल रंध्र है। इन जल रंध्रों से जल बूंदों के रूप में निकलता है। ये मोती के समान बूंदें दिखाई देती है, जल रंध्रों से जल बूंदों के रूप में निकलता है। ये बूंदें मोती के समान दिखाई देती हैं। तो अपन कहते हैं ये क्रिया क्या है, ये बिंदु स्त्रावण है। क्या है? बिंदु स्त्रावण है। ये बिंदु स्त्रावण एक लाभदायक क्रिया मानी जाती है। लाभदायक ऐसे हैं, जो भी पौधे के अंदर अतिरिक्त मात्रा में जो आयन होते हैं, जो अतिरिक्त आयन होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, इसके अलावा जैसे कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो अपन देखते हैं कि ये जल रंध्र है, इस जल रंध्र के चारों तरफ ऐसे निष्क्रिय द्वार कोशिका होती है। ठीक है, ये निष्क्रिय द्वार कोशिका, इसके नीचे विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एपिथेम कोशिकाएं। और यहाँ पे ये क्या है, आवासीय मृदुत्तक कोशिकाएं हैं। और यहाँ पे ये क्या है, जल रंध्र है, जल रंध्र। ठीक है, और ये निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं हैं। यहाँ पे जल छिद्र है। अब अपन कह रहे हैं कि यहां से जल बूंदों के रूप से बाहर निकल जाता है। अब सवाल इसमें यह आता है कि ये क्रिया होती कब है। सबसे पहले इसके उदाहरण बताते हैं कि बिंदु स्त्रावण किन पौधों में होता है। बिंदु स्त्रावण होता है दूब घास में। दूब घास है जिसको अपन कहते हैं साइनेडोन डेक्टाइलॉन, जो दोबड़ी है। उस दोबड़ी के अंदर क्या होता है, सुबह सुबह अपन जाते हैं, अपने पांव सारे गीले हो जाते हैं, उसकी पत्तियां हैं, उस पत्तियों में पानी पानी होता है। अपन सोचते हैं कि माली ने इनको पौधों को पानी पिलाया तब हो गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें सुबह के टाइम क्या होता है, ये पत्तियां होती हैं, इन पे बूंदें आती हैं। इसके अलावा बाजरा है, टमाटर है, गार्डन नेस्ट एरिया में जई है। तो कुछ पौधों के एग्जाम्पल याद रखने, दूब घास है, बाजरा है, गार्डन नेस्ट एरिया में जई है, टमाटर है। इन पौधों में क्या होता है, बिंदु स्त्रावण पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है क्या आप कोई पौधों के नाम जानते हो जिनमें बिंदु स्त्रावण होता है, तो दूब घास, बाजरा, गार्डन नेस्ट एरिया, जई, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो कि बिंदु स्त्रावण को प्रदर्शित करने वाले पौधे हैं। अब ये बिंदु स्त्रावण क्रिया होती कब है? ये होती है जब दिन गर्म होते हैं और रातें अचानक ठंडी हो। जब दिन गर्म हो और रात अचानक ठंडी हो, उस कंडीशन के अंदर ये क्रिया होती है। हर टाइम ये क्रिया नहीं होती है। आप देखोगे जैसे गर्मी है और जैसे दीपावली के आसपास क्या होता है, आपको रात को सोते हो तो आपको लगता है कि यार आज रात को थोड़ा ठंड पड़ेगी, लेकिन दिन भर गर्मी रहती है और रात अचानक ठंडी होती है, उस समय ये होता है। ये क्रिया उन दिनों में होती है जब दिन गर्म होते हैं और रात अचानक ठंडी होती है, उन दिनों में ये क्रिया होती है। अब इस समय क्या होता है, इस समय पौधा दिन के समय वाष्प उत्सर्जन ज्यादा करता है। पौधा दिन के समय क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन ज्यादा करता है।
दिन के समय वो क्या ज्यादा करेगा, वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन ज्यादा करेगा तो वो जल का अवशोषण ज्यादा कर लेगा। पौधे ने दिन को क्या कर लिया, वाष्प उत्सर्जन किया है तो जल का अवशोषण ज्यादा कर लिया। अब जल का अवशोषण ज्यादा हो गया तो रात अचानक ठंडी हो गई, रात अचानक ठंडी हो गई। अब रात अचानक ठंडी हो गई तो नेचुरल सी बात है कि वाष्प उत्सर्जन कम हो रहा है, तो अब उसमें जल इकट्ठा होगा। ये पौधा इसमें जल आ गया है, ये जल क्या करेगा, धनात्मक मूल दाब उत्पन्न करेगा और धनात्मक मूल दाब के कारण जल है वो इन जल रंध्रों से बाहर आ जाएगा, वो जल इन जल रंध्रों से बाहर आ जाएगा। तो इसमें ये लाइन याद रखनी है, धनात्मक मूल दाब, ये आपको ध्यान रखना है कि पौधे ने क्या किया, दिन के समय जल ज्यादा अवशोषित कर लिया, दिन के समय पौधे ने ज्यादा जल अवशोषित कर लिया, रात ठंडी हो गई तो उसमें जल जो आ चुका है अतिरिक्त मात्रा में जल, वो क्या है, निकलेगा बूंदों के रूप में, क्योंकि रात के समय वाष्प उत्सर्जन होगा नहीं बिल्कुल ही, तो धनात्मक मूल दाब के कारण जल क्या होता है, बूंदों के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अपन सबसे पहले बिंदु स्त्रावण की परिभाषा पढ़ेंगे। बिंदु स्त्रावण की परिभाषा आपको ऐसे बतानी है, हाँ तो परिभाषा है, जीवित पौधे की पत्तियों, जो जीवित पौधे की पत्तियां हैं उससे जल का रंध्रों के रूप में, जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्रावण कहलाता है। अब इसमें सवाल आता है कि बिंदु स्त्रावण किससे होता है। पहला ऑप्शन है जल रंध्र, दूसरा ऑप्शन है हाइडेथोड, हाइडेथोड, तीसरा ऑप्शन है रंध्र, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड, उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड। तो जल रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइडेथोड कहते हैं। तो बिंदु स्त्रावण जल रंध्रों से होता है, हाइडेथोड से होता है, रंध्र से नहीं होता, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसा सवाल आ रखा है एक दो बार कि बिंदु स्त्रावण होता है जल रंध्र से, हाइडेथोड से, रंध्र से, उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड दोनों से। तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड, जल रंध्र और हाइडेथोड। हाइडेथोड इंग्लिश में नाम है और जल रंध्र हिंदी में नाम है। तो बिंदु स्त्रावण रंध्र से मत बताना कभी भी, बिंदु स्त्रावण होता है जल रंध्र और हाइडेथोड से। ये एक इंपॉर्टेंट क्रिया पौधे के लिए, हानिकारक क्रिया नहीं मानी जाती है। अब दूसरा सवाल आता है कि बिंदु स्त्रावण के उदाहरण बताओ। भाई बिंदु स्त्रावण सब पौधों में होता है, कुछ विशेष पौधों में होता है, सब पौधों में नहीं होता है। अब बिंदु स्त्रावण जल रंध्रों से होता है तो जल रंध्र के चारों तरफ ये जो द्वार कोशिका है, क्या ये सदैव खुली रहती है क्या? हाँ, ये सदैव खुली रहती है, क्योंकि इसमें द्वार कोशिकाएं निष्क्रिय होती हैं, द्वार कोशिकाएं निष्क्रिय होती हैं। और इस जल रंध्र के नीचे जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का नाम भी याद रखना है, एपिथेम कोशिकाएं, एपिथेम कोशिकाएं। ये एपिथेम उत्तक है, इसका बारे में भी ध्यान रखना है। ये भी सवाल आता है कि जल रंध्र के नीचे जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, एपिथेम कोशिकाएं कहते हैं। उसमें ज्यादा जल आ जाता है और ये जल क्या होता है, यहाँ निकल जाता है और फिर यहाँ से बूंद के रूप में बाहर आ जाता है। क्यों आया? क्योंकि जल यहाँ ज्यादा है तो अधिक सांद्रता से ये कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट कर लेगा। अब ये क्रिया क्या 24 घंटे होती है? नहीं, ये क्रिया सिर्फ उन दिनों में होती है जब दिन गर्म हो और रातें अचानक ठंडी हो। दिन गर्म होने में क्या होगा, दिन के समय वाष्प उत्सर्जन ज्यादा हो जाएगा, जल का अवशोषण अधिक होगा। रात अचानक ठंडी हुई तो वाष्प उत्सर्जन रुक गया, और वाष्प उत्सर्जन रुक गया तो धनात्मक मूल दाब उत्पन्न हुआ और जल बूंदों के रूप में बाहर निकल गया। ये लाभदायक ऐसे है कि पौधे के अंदर जो अतिरिक्त आयन है, ग्लूकोज है और अन्य जैसे एमिनो अम्ल है जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो सब बाहर निकल जाते हैं पौधे से। जैसे अपने शरीर में पसीना निकलता है, पसीना भी लाभदायक क्रिया है, वैसे ये बिंदु स्त्रावण भी कैसी क्रिया है, लाभदायक क्रिया है।